स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि आप लोगों के ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, जिसमें आज आपका 28 नवंबर है, यानी कि डे 2 है एग्ज़ाम का। तो आज हम 28 नवंबर के सभी शिफ्टों का रिव्यू करने वाले हैं, जितने भी प्रश्न हमें मिले हैं, जो कि रियल और 100% ऑथेंटिक प्रश्न हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आज के प्रश्न। और लास्ट में आपको पेपर पैटर्न और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक जरूर बताएंगे, तो उनको आप लोग आने वाले शिफ्टों के लिए तैयार करके जा सकते हैं। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए चलते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं कि पद्मश्री किस क्रिकेटर को मिला था। ये आपका 2025 से अवार्ड पूछा गया था कि पद्मश्री में कैटेगरी जो थी वो आपकी, ये तो रविचंद्र अश्विन को क्रिकेट यानी कि खेल से मिला था। अब 2025 में कुल 113 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो जिसमें जो भी इम्पोर्टेंट बने हैं वो हम आपको यहाँ पे डिस्कस करा देते हैं। तो कला के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कला के क्षेत्र से आपके अरिजीत सिंह, जसविंदर नरूला, पवन गोयनका, ये आपके जो है वो कला के क्षेत्र से यहाँ पे ये रिपीट हो गए हैं दो बार नाम। तो अरिजीत सिंह, जसविंदर नरूला और पवन गोयनका, ये आपके कला के क्षेत्र से तीन इम्पोर्टेंट नाम बने हैं। आगे इसमें हम देखते हैं, आगे आता है आपका खेल के क्षेत्र से जो इम्पोर्टेंट बने हैं, तो जो कि आज आपका पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, यही प्रश्न आपका पूछा गया था। रविचंद्र अश्विन, इसके बाद PR श्रीजेश, सत्यपाल सिंह और हरविंदर सिंह, ये आपके जो है वो खेल से महत्वपूर्ण नाम बने हैं। आगे आता है साहित्य एवं शिक्षा। तो साहित्य और शिक्षा में अगर हम बात करें तो जो इम्पोर्टेंट नाम आपके बने हैं साहित्य और शिक्षा के, वो एक तो A सूर्य प्रकाश बने हुए हैं, राम बहादुर राय दूसरा नाम है, और अजय विभट, ये आपके साहित्य और शिक्षा का तीसरा नाम है। इसके बाद अजित कुमार और विवेक देवरॉय, यानी कि ये जो 5 नाम हैं आपके साहित्य और शिक्षा के, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। अब ये हम आपको डिस्कस क्यों करा रहे हैं, क्योंकि पद्मश्री अवार्ड से प्रश्न बना है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट नाम हो सकते हैं आपके क्षेत्र से खेल, कला, शिक्षा और अन्य जो हो सकते हैं, तो उन हिसाब से ये आपके इम्पोर्टेंट बनते हैं, जो कि आपको आने वाले शिफ्टों में देखने को मिल सकते हैं। इसी में हम आगे देखते हैं, आगे जो आता है, अगर हम इसमें अन्य खेलों की अन्य नामों की बात करें तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि 2025 में कुल 139 पुरस्कारों में से 113 पद्मश्री पुरस्कार थे। मतलब टोटल जो पद्म पुरस्कार दिए गए थे, जिसमें पद्मश्री जो अकेले थे वो 113 थे। जिसमें महिलाओं की अगर हम बात करें, ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेगा, जिसमें महिलाओं की संख्या जो थी वो 23 थी। विदेशी NRI, नॉन रिलायबल इंडियन, और PIO और OCG, यानी कि जो इन 10 व्यक्तियों को दिए गए थे, OCG, विदेशी और NRI में। वही मरणोपरांत की बात करें तो 13 पुरस्कार जो थे पद्मश्री के, वो मरणोपरांत दिए गए थे। ये आपका डाटा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए इसमें हम आपको आगे बता दें कि साइंस का अगर आप लोगों को दिक्कत हो रहा है तो आप हमारी ई बुक साइंस खरीद लीजिएगा, क्योंकि साइंस की ई बुक जो है ये हमारी लॉन्च हो चुकी है, बहुत पहले ही आपकी लॉन्च हो चुकी थी। ग्रुप डी के लिए ये रामबाण है, आपके आने वाले सभी शिफ्टों के लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। एक तो आपको यहाँ पे भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, यानी कि तीनों के PYQ नोट्स हैं। 1 लाइनर फॉर्मेट में PYQ नोट्स दिए गए हैं, और साथ में इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें साथ ही में प्रैक्टिस सेट आपको दिए गए हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो 1100 प्लस MCQ का संग्रह है, जो पूरा NCERT सार और स्पेशली ग्रुप डी का निचोड़ है इस ई बुक में। तो आप इसे खरीद सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कई बच्चों ने अब तक पॉजिटिव रिव्यू दिए हैं, और आप भी इसे खरीद सकते हैं, जो कि आपका आने वाला एग्जाम्स है उसमें आपको बेनिफिट होगा साइंस के सेक्शन में। बाकी जो प्रश्न बन रहे हैं वो इसी से बन रहे हैं। आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे हमने आपको इसका डेमो प्रोवाइड करा रखा है, और आप लिंक से जाएंगे तो आप पेमेंट करते हैं जब आप लोग, तो थोड़ा वहाँ पे 4 से 5 सेकंड का वेट किया करिए। आप लोग एकदम एग्जिट मत किया करिए, और वहीं पे आपको फिर ये ई बुक शो हो जाती है। आई होप आप इसे परचेज करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। चलिए आगे देखते हैं, आगे प्रश्न आता है आपका। आगे प्रश्न पूछा गया था, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का रनर अप है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का विनर ना पूछ के रनर अप पूछा गया था। ये अच्छा प्रश्न बना है, और जीके के सेक्शन में हम बता दें, साइंस में तो आपको वही देखने को मिल रहा है।
बायोलॉजी के 7 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, केमिस्ट्री के भी 6 से 7 प्रश्न और फिजिक्स के भी 6 से 7 प्रश्न आपको सॉरी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जीके में जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपके करंट अफेयर के हैं। जैसा कि अब तक आपका ट्रेंड चल रहा है, कल भी आपके 27 थे और 28 आज भी आपके मोस्ट ऑफ जो है वो करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए करंट अफेयर भी आप लोग अपना रिवाइज करके जाइएगा। और साइंस भी आप लोग इम्पोर्टेंट जितने भी टॉपिक्स बन रहे हैं रिएक्शंस के और नाम जो है वो आप लोग देख लीजिएगा एक बार। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की अगर हम रनर अप की बात करें तो जेवरेव यानी कि अलेक्जेंडर जेवरेव ये रनर अप थे। अब इसका हम पूरा एक टेबल देख लेते हैं। आपको चारों ग्रैंड स्लैम का जो एक टेबल है वो बता देते हैं और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट या पीडीएफ जो है वो हम आपको टेलीग्राम पे दे देते हैं। तो टेलीग्राम से आप लोग इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप इसे ले लेंगे तो इसे रिवाइज करने में आसानी होगी। और एक चीज़ और, आप लोगों को ग्रुप डी के स्पेशली एग्जाम बेस्ड एनालिसिस के ऊपर ही आपको मॉक टेस्ट भी तैयार करके दिए जा रहे हैं जो कि हमारे ऐप पर उपलब्ध है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन में। हम देखते हैं पुरुष एकल में यानिक सिनर ये आपके विनर थे और रनर अप जो प्रश्न पूछा गया था ये अलेक्जेंडर जेरेव थे। महिला में अगर हम बात करें तो विनर जो थी वो मेडिसन कीज थी और आर्याना सबलिंका ये आपकी जो थी रनर अप थी। वही फ्रेंच ओपन में अगर हम पुरुष एकल की बात करें तो पुरुष एकल की अगर हम बात करें तो इसमें विनर जो थे वो कार्लोस अल्कराज आपके विनर थे और रनर अप जो थे वो यानिक सिनर आपके रनर अप थे। वही महिला एकल फ्रेंच ओपन में बात करें तो विनर जो थी वो कोको गॉफ थी विनर, और इसमें रनर अप कौन रही थी तो आर्याना सबलिंका जो थी वो आपकी रनर अप थी। वहीं विंबलडन ओपन में अगर हम बात करें तो पुरुष एकल में यानिक सिनर या आपके रनर अप विंबलडन ओपन में पुरुष एकल में यानिक सिनर ये आपके विनर रहे थे और रनर अप जो थे वो कार्लोस अल्कराज ये आपके रनर अप रहे थे। महिला एकल में विंबलडन में विनर जो थी वो या जो ईगा स्वास्तिक थी ये आपकी विनर थी और रनर अप जो थी वो अमांडा एनिसिमोवा ये आपकी रनर अप थी विंबलडन ओपन महिला सिंगल्स में। यूएस ओपन की अगर हम बात करें तो यूएस ओपन में पुरुष एकल में कार्लोस अल्कराज ये आपके विनर थे और रनर अप जो थे वो यानिक सिनर थे। महिला एकल में विनर अप आपकी आर्याना सबलिंका और रनर जो थी वो अमांडा अनिसिमोवा ये आपकी यूएस ओपन में रनर अप थी। सॉरी, मैं आप लोगों से इतनी उम्मीद करूंगा कि ये जो चारों ग्रैंड स्लैम है इनके आप लोग महिला और पुरुष जो भी विनर हैं ये आप लोग जरूर याद करके जाएं, क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर करंट अफेयर में प्रश्न बनेगा टेनिस से संबंधित तो यहाँ से करंट अफेयर आपको जरूर देखने को मिल सकता है। चलिए आगे अब हम चलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या थी। तो जो भारत था यह आपका 96वें स्थान पर था। अगला प्रश्न था G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ। तो G7 शिखर सम्मेलन यह आपका कनाडा के जो कानासिक अल्बर्ट शहर है उसमें आपका इसका आयोजन किया गया। 2025 के जो G7 शिखर सम्मेलन था उसका जो केंद्र बिंदु था दुनिया भर के समुदाय की रक्षा करना, ऊर्जा सुरक्षा और डिजिटल परिवर्तन का निर्माण करना, भविष्य की साझेदारी को सुरक्षित करना, ये आपका G7 शिखर सम्मेलन का महत्व था। और G7 शिखर सम्मेलन के बारे में आपको बता दें ये डिटेल्ड में पूछा जाएगा, कल भी इससे प्रश्न बना था कि ये गोल पूछा गया था उसका। तो जो 2025 में ये किया गया था तो इसकी जो 50वीं ईयर था वही इसकी सेलिब्रेट किया गया था। G7 देशों का ये अनौपचारिक समूह है जिसमें 7 प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं और यूरोपीय संघ पर्यवेक्षक के रूप में शामिल है G7 में। इसमें हम इसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। तो 1975 में स्थापित तेल संकट के जवाब में शुरू में G6 था, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका के रूप में। 1976 में कनाडा को शामिल किया गया जिससे ये G7 का गठन हुआ। 1988 में G8 बना लेकिन 2014 में इसे रूस को बाहर कर दिया गया जिससे ये G7 के प्रारूप में इसकी वापसी होती है। 2025 में G7 के 50 वर्षों के सहयोग का प्रतीक मनाया गया। ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे इसमें देखते हैं। चलिए 2025 में किस पैरा शूटिंग कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार से
सम्मानित किया गया? तो सुभाष राणा को सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है? तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है साइंस का। तो जो जड़त्व का नियम है इसके नाम से जाना जाता है। तो प्रथम नियम जो है वो जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, वस्तु अपनी अवस्था नहीं बदलती है जबकि बाहरी बल ना लगाया जाए। मतलब वस्तु पे जब तक बाहरी बल ना लगाया जाए तब तक वह अपनी अवस्था नहीं बदलती है। ये पहला नियम जड़त्व का नियम है। द्वितीय नियम की बात करें तो बल का नियम है ये, बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण, F इज इक्वल टू m इंटू ए। जितना अधिक बल उतना अधिक त्वरण, ये आपका द्वितीय नियम कहता है। आगे इसमें हम बात करते हैं तृतीय नियम की, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। हर क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिरोध होता है, यानी कि एक्शन रिएक्शन। तो यही सॉरी, ये आपको खांसी थोड़ा जुकाम की वजह से यहाँ पर डिस्टर्ब है। तो इसमें अगर हम बात करें तो तृतीय नियम जो है वो एक्शन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो आप लोग तीनों नियम आई होप आपको पता ही होंगे और मैंने अभी आपको रिवाइज करा दिए तो और अच्छे से आपको याद हो गए होंगे। आगे देखते हैं हम, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किस खोज में किया गया था? तो परमाणु के नाभिकी में ये रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन जो था ये आपका प्रयोग किया गया था। अप्रैल 2025 में डीआरडीओ ने परीक्षण किया था। तो 2025 अप्रैल में डीआरडीओ के द्वारा क्या परीक्षण किया गया था, ये आपका प्रश्न पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो है, जो मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल होती है मीडियम रेंज की, ये डीआरडीओ ने इसका परीक्षण किया था। आगे आता है रिम्स का फुल फॉर्म। तो अगर हम बता दें वहाँ पे क्वेश्चन का कंफर्मेशन नहीं हो पाया है, वैसे तो ये आपका फुल फॉर्म यही पूछा गया था, ज़्यादातर कॉमन बात हुई है बच्चों से तो उन्होंने यही बताया कि रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम ही पूछा गया था। ऑप्शन में ये था, अगर वहाँ पे ऑप्शन में ये नहीं था तो ये भी आपका रूरल इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंस, ये भी आपका रिम्स का फुल फॉर्म बन सकता है। तो इस प्रश्न में डाउट है, जिन भी बच्चों का पेपर था इस शिफ्ट में तो वो हमें एक बार कंफर्म करा के बता सकते हैं ये प्रश्न क्या पूछा गया था, कि रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम था या रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आपका फुल फॉर्म पूछा गया था। आगे देखते हैं सॉरी, कि पहला इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये नई दिल्ली में किया गया था। मतलब जो ये बिग कैट अलायंस है, इनकी जो 7 प्रजातियाँ होती हैं इनका आयोजन किया जा रहा है। मतलब साउथ अफ्रीका से भी, इंडिया से भी, ऐसे एक देशों का समूह बनाया गया है। तो इस आयोजन की शुरुआत हुई है और ये पहली बार भारत में इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये आपके भूपेंद्र यादव के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। आगे देखते हैं, आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन बता दें कि स्टैटिक जीके की जो हमारी ई बुक है ये भी आपकी सेल के लिए अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो इसे भी खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक्स प्रोवाइड कराई गई हैं। एक तो आपको साइंस की ई बुक है वो प्रोवाइड कराई गई, अगर आप साइंस की खरीदना चाहें तो साइंस की खरीद सकते हैं, और स्टैटिक जीके की ई बुक लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बुक खरीद सकते हैं। मैं आपको ऐसा रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आपको ख़रीदनी है। अगर आप अभी ग्रुप डी के स्टूडेंट्स हैं और साइंस, क्योंकि जीएस का सेक्शन जो है वो अभी ज़्यादा वास्ट हो गया है, तो साइंस की ई बुक मेरे रिकमेंडेशन से आप परचेज कर सकते हैं। उसमें 1100 प्लस एमसीक्यू दी गए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। स्टैटिक जीके का पोर्शन अभी ग्रुप डी में जीके जीएस का पोर्शन कम आ रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस एग्जाम्स जो और अन्य एग्जाम्स हैं उनके लिए आपको ये स्टैटिक जीके की बुक बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। क्योंकि अगर वो 20 प्रश्नों में से अगर वेटेज रहता 50-50 भी रहता, 10 प्रश्न आपके नॉर्मल ये स्टैटिक जीके वगैरह के बन रहे थे तो मैं आपको ये रिकमेंड कर देता। लेकिन अभी प्रश्न जब उससे बन ही नहीं रहे हैं, स्टैटिक जीके से एक आध प्रश्न बन जाए तो क्या मतलब है, मतलब 50% पोर्शन भी होता तो मैं आपको ये रिकमेंड करता। हाँ, अगर आप फ्यूचर एग्जाम्स के लिए, जैसे कि अभी आपका एमटीएस आने वाला है, जीडी और दिल्ली पुलिस आने वाले हैं, तो इनके लिए आप परचेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्रुप डी ही अभी देख रहे हैं तो आपके लिए साइंस का ई बुक बेस्ट होगा, तो उसे आप अभी परचेस कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं,
आगे आता है कोशिका विभाजन में कितनी संततियां कोशिकाएं बनती हैं। तो कोशिका विभाजन की अगर हम बात करें तो इसमें माइटोसिस की 2 और मियोसिस की 4 कोशिका संतति बनती है। अगर बोरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच कौन सी अभिक्रिया होती है, तो मतलब द्विविस्थापन प्रक्रिया होती है इसमें, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बोरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ये आपको याद रखना है। विखंडन की एक चक्र के बाद कितनी संततियां कोशिकाएं बनती हैं, तो ये आपकी 2 संतति कोशिकाएं बनती हैं विखंडन के बाद। अगला आता है गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम प्रकृति के किस अवस्था में पाए जाते हैं। तो गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम ये आपकी मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, यानी कि फ्री स्टेट में ये पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आता है स्वेलिंग इन प्लांट्स विच केस टू चेंज शेप ड्यू टू विच। जो देखो ये प्रश्न मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। इसमें पूछा गया है कि जो पौधा होता है उसमें जो सूजन हो जाती है ये किसके कारण होती है। तो ऑस्मोसिस के कारण, यानी कि जो परासरण होता है इसके कारण जो पौधे में सूजन होती है वो होती है। आगे देखते हैं जुलाई 2025 में 1500 फीट ऊपर पर कौन सी मिसाइल लद्दाख में लगाई गई है। तो आकाश प्राइम जो है यह आपकी लद्दाख में मिसाइल लगाई गई है, मतलब इसको डिप्लॉय किया गया है आकाश प्राइम को। श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है और बैगनी प्रकाश के विचलन की मात्रा किस पर निर्भर करती है। तो ये जो आपका वेवलेंथ होता है, यानी कि आयाम जो होता है, इस पे ही श्वेत प्रकाश को जो बैगनी किरण होती है उसके विचलन का जो विचलन होता है वो निर्भर करता है किस पर, वेवलेंथ पर। आगे हम बात करते हैं पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है। तो आपका जो वृद्धि हार्मोन यानी कि जो ग्रोथ हार्मोन होता है ये आपका पीयूष ग्रंथि से निकलता है। कमजोर यहाँ पे पूछा गया था, ये आप गलत लिख गया है सर, ये आपका था कमजोर क्षार और प्रबल अम्ल से बने विलयन का पीएच होता है। तो कमजोर क्षार और प्रबल अम्ल अगर हम एक कंटेनर में डालते हैं तो उसका जो पीएच मान होगा वो आपका क्या होगा, तो वो 7 से कम यानी कि एसिडिक अम्ल ही बनेगा, लेकिन वो 7 से कम होगा। अगला प्रश्न आता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस की बात हम करें तो ये आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। आगे देखते हैं कर्नाटक का बजट किसने पेश किया था। तो सिद्धारमैया के द्वारा लगातार नहीं, ये 16वीं बार 2025 में सिद्धारमैया के द्वारा पेश किया गया था, जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान समय। विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स में प्रथम रैंक किसकी आई थी। तो फिनलैंड की। लगातार 8वीं बार ये रैंक आई थी। 52 में न्यायाधीश कौन थे। तो जस्टिस बी रामकृष्ण गवई जो थे वो 52 में थे। पीएम मत्स्य संपदा योजना का संबंध किस राज्य से है। तो गोवा राज्य से पीएम मत्स्य संपदा योजना का संबंध है। कौन सी बीमारी यौन संपर्क से फैलने वाली बैक्टीरिया बीमारी है। तो गोनोरिया जो है ये आपकी यौन संपर्क से फैलने, मतलब जो बैक्टीरिया यौन संपर्क से होता है उसमें गोनोरिया जो बीमारी होती है ये होती है। आगे हम देखते हैं तो ये आपकी ईबुक है, अगर आप इसे खरीदना चाहें तो खरीद लीजिएगा। बाकी आपको इम्पोर्टेंट हम बता दें अपकमिंग शिफ्ट के लिए, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया था लेकिन वो प्रश्न मुझे नहीं मिल पाया है। आप लोग एक बार इसे कंफर्म भी करा दीजिएगा। और वो वाला प्रश्न भी जो आपका रिम्स का फुल फॉर्म था वो क्या था। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये आपके मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2024 की बात करें तो ये आपका डी गुकेश को मिला था शतरंज के लिए, हरमनप्रीत कौर को हॉकी के लिए, और श्री प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स के लिए, और सुश्री मनु भाकर को निशानेबाजी के लिए। ये जो 4 लोग थे इनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे इसमें हम बात करें तो खेलकूद के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये आपके अर्जुन पुरस्कार हैं। ये पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड करा दूंगा। तो अर्जुन पुरस्कार आप लोग देख के जाइएगा। सलीम टेटे हॉकी से है, और नीतू सिंह मुक्केबाजी से है, और ज्योति यराजी एथलेटिक्स से है। ये इंपॉर्टेंट नाम है आपके, जो कि टोटल 32 नाम दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा एक बार इनको। और खेलकूद के जो अर्जुन पुरस्कार आजीवन मिले हैं वो सुच्चा सिंह को एथलेटिक्स में, और मुरलीकांत राजाराम पेटकर को पैरा तैराकी में मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है, पूछा जाएगा। खेल भी इनके आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद जो उत्कृष्ट श्रेणी में द्रोणाचार्य जो नियमित श्रेणी होती है उसमें दिए गए थे ये आपके, जो कि आज आपका प्रश्न पूछा गया था सुभाष राणा का पैरा निशानेबाजी। इसके बाद सुश्री दीपाली देशपांडे को निशानेबाजी में, और श्री संदीप सांगवान हॉकी प्रतिस्पर्धा में मिला था। ये कोच के नाम दिए गए हैं और इनको ये खेल के उनके संबंधित खेल दिए गए हैं। इसके बाद बी आजीवन श्रेणी और ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, और इसके बाद
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो ट्रॉफी है 2024 यहाँ पे यूनिवर्सिटी दी गई है। तो इसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहले नंबर पर, दूसरे पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब, इसके बाद गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, ये आपके नाम दिए गए हैं। तो ये आप लोग पीडीएफ जरूर एक बार ये नाम आप लोग रिवाइज करके जाइएगा, आपके अपकमिंग शिफ्ट के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। बाकी आप लोगों को बता दें, ई बुक अगर आप लोग साइंस की परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे आपको एक पेज डायरेक्ट होगा, वहाँ पे आप उस पर नेक्स्ट पे करेंगे, पेमेंट करेंगे। पेमेंट करते समय आपको बैक पॉज नहीं करना है, 5 से 6 सेकंड आप वेट करेंगे, वहीं जस्ट आपको सामने पीडीएफ दिख जाएगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बाई चांस आप वहाँ से डाउनलोड नहीं करते हैं तो वो आपको मेल पे ऑटोमेटिकली भेज दी जाती है पीडीएफ, वहाँ से आप मेल भी चेक कर सकते हैं, मतलब वहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिएगा और आपके मेल पे भी प्रोवाइड करा दी जाती है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, कभी कभी ये गड़बड़ हो जाता है, बच्चों का कॉल आता है तो उस वजह से वो देख लीजिए। बाकी आप लोग टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जो ये पीडीएफ्स है उसको रिवाइज करने के लिए। और ऐप पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है ग्रुप डी के स्पेशल, तो वो भी आप लोग लगाइए। धन्यवाद।